नमस्कार। 22 दिन 22 वीडियो 22 पीडीएफ पैट 2022 की सीरीज जो लाए उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। पॉलिटी देखो हम कंप्लीट करने पर आ चुके हैं। पॉलिटी के बाद आपका हमने और भी जैसे कि इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट कर दिए, फिर साइंस पे फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आज हम बात करेंगे न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 124 में दिया हुआ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो अनुच्छेद 124 में वर्णित है। और भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की है? ये क्वेश्चन भी कई बार बना है। तो भारत की न्यायपालिका एकीकृत प्रकार की है। एकीकृत का मतलब इंटीग्रेटेड, मतलब एक में ही सब कुछ है, एक में ही सब कुछ है। और सभी लगभग सभी स्टेट्स के लिए सेम कानून जो हैं वो लागू होंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ से किसी भी हाई कोर्ट में मान लो डिसीजन चल रहा हो तो निर्णय वही रहेंगे। एकीकृत प्रकार की है जिसके शीर्ष पर क्या है? ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय और इसे अंतिम न्याय निर्णय का अधिकार प्राप्त है। और वह स्थित कहाँ है? दिल्ली में। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होगा। पहले जिला स्तर पर, फिर ऊपर गए हाई कोर्ट और फिर उधर गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। तो क्वेश्चन जो बनता है वो यह है कि भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत प्रकार की है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारता, शक्तियों के विनिमयन से संबंधित विधि निर्माण मतलब कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ये है भारतीय संसद के पास। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश। तो अभी तक क्या था? 31 थे। अब कितने हो गए हैं? 34 न्यायाधीश हो गए हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक ये क्वेश्चन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? तो ये भी राष्ट्रपति ही दिलाएगा। और राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करता है जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझता है। लेकिन 1993 के एक निर्णय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को क्या प्रदान की? वरीयता। कि सर्वोच्च न्यायालय बताएगा उसको प्रायोरिटी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करके ही राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजनी पड़ती है। मतलब कि उच्चतम न्यायालय के अगर न्यायाधीश हैं और उनकी नियुक्ति करनी है तो इस मामले में मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के कितने? 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के ग्रुप लें, उनसे परामर्श करें, फिर अपनी सिफारिश किसको भेजेंगे? राष्ट्रपति को भेजेंगे कि इनको भी न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। अब कई बार क्वेश्चन आया है कि क्या न्यूनतम उम्र है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की? तो देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की कोई न्यूनतम उम्र नहीं है। न्यूनतम उम्र तो है ही नहीं। और एक बार नियुक्त हो गए तो मैक्सिमम उम्र जरूर है। कितनी? कि 65 वर्ष। तो अगर कोई पूछे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल, तो देखिए कार्यकाल की लिमिट नहीं है, बस मैक्सिमम एज की लिमिट है कि 65 वर्ष ना हो जाए। 65 वर्ष होते ही उसको रिटायर माना जाए। और न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? तो वह कभी भी राष्ट्रपति को सौंपेगा। न्यायाधीश को शपथ दिला रहे हैं राष्ट्रपति, और न्यायाधीश त्यागपत्र भी देगा तो राष्ट्रपति को ही देगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। मतलब कि अगर संसद के दोनों सदन में, वो भी विशेष बहुमत से यानी कि 2/3 से यह पारित हो जाए कि इस न्यायाधीश को हटाना है और राष्ट्रपति के पास उसकी संस्तुति भेजी जाए, तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। और हटाने के भी रीजन होने चाहिए, ऐसे नहीं। तो हटाने के रीजन है साबित कदाचार
या फिर वह असमर्थ हो। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 124 पैरा 4 में। और उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो थे आर रामास्वामी, उनको हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने मतदान में भाग नहीं लिया। यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया और अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है इस प्रक्रिया के तहत। अब तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय के लिए जो रहे वो के.एन. सिंह रहे। कितने दिनों के लिए? मात्र 17 दिनों के लिए। और सबसे ज़्यादा दिनों तक वाई.बी. चंद्रचूड़ रहे, जो 7 वर्ष 170 दिन मुख्य न्यायाधीश रहे। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। कि जरूरी नहीं कि वह बैठक दिल्ली में ही हो, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से वह बैठक कहीं पर भी बुला सकता है। अब तक हैदराबाद सन 1950 और श्रीनगर 1954 में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अब बात करते हैं कि पद रिक्ति के संबंध में। तो अनुच्छेद 126 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद? 126। उस किससे संबंधित है? कार्यकारी न्यायाधीश की। तो उच्चतम न्यायालय प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। कौन? न्यायाधीश। तो न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का अगर है मुख्य न्यायाधीश, तो अगर उसको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो इसके बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। बोलते अब तो आप बेस्ट हो गए, इससे ऊपर मतलब इससे नीचे नहीं गिरना है। ठीक है, याद रखना है कि उनकी बाध्यता है कि उच्चतम न्यायालय के बाद आप कहीं पे भी वकालत नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता देख लेते हैं। तो वह भारत का नागरिक हो और किसी उच्चतम न्यायालय में लगातार कम से कम, लगातार ध्यान रखना, लगातार, ये नहीं कि गैप से हो, 1 साल किया फिर छुट्टी फिर 2 साल, नहीं, लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक क्या रह चुका हो? न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो और राष्ट्रपति की राय में लब्ध प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह भारत का नागरिक हो। तो पूछ लेंगे क्या विदेशी नागरिक आके भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में। तो न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये है अनुच्छेद 131। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनके सुनवाई करने का अधिकार किसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं होता है। मतलब इसकी सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। जैसे ये कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का निपटान कौन करता है? तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, कोई उच्च न्यायालय नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। दूसरा है भारत संघ तथा कोई एक राज्य, अनेक राज्यों और एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटान भी कौन करेगा? वो भी करेगा सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उसके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो। जिसमें वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, क्या ये मतलब कोई भी वैधानिक प्रश्न हो कि उसकी व्याख्या करनी हो, तो वो कहाँ पर होगा? वो होगा सर्वोच्च न्यायालय में ही। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न हो, यानी कि विधिक प्रश्न हो, उसकी व्याख्या करनी हो, तो ही उस निर्णय को स्वीकार, उस विवाद को स्वीकार करेगा।
अब बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसका आपको अनुच्छेद भी याद रखना है। अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 के तहत आता है। और अगर क्वेश्चन आएगा कि देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय क्या है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। ये हम बचपन से जानते हैं। इसके अंतर्गत निम्न प्रकरण आते हैं, कैसे? जैसे संवैधानिक मामले हों, दीवानी मामले हों, आपराधिक मामले हों, या विशेष इजाजत से अपील की गई। कुल मिला के सबसे ऊपर कौन? तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। अब आते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद याद रखना है इसका भी, 143। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति न्यायाधीश से क्या मांग सकता है? परामर्श मांग सकता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत। किंतु यह परामर्श मांगने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है और ना ही न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि क्या न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य है? जी नहीं। क्या राष्ट्रपति परामर्श मांगने के लिए बाध्य है? जी नहीं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में मुख्य न्यायाधीश NN वेंकट चलैया की खंडपीठ ने राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय का कोई जवाब देने से इनकार कर दिया था कि हमें नहीं पता भाई साहब, आप अपना देख लो। अब बात करते हैं पुनर्वलोकन क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 137। ये क्या करेगा? अनुच्छेद याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें समझ लीजिए कि क्या है। तो ये क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय को संसद या विधानमंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा किसी आदेश की वैधानिकता का पुनर्वलोकन करने का अधिकार है। मतलब कि जो ये विधि बनाई गई, जो नियम बनाया गया, जो कानून बनाया गया, ये संविधान के अनुरूप वैधानिक है या नहीं, ये आता है अनुच्छेद 137 में। अब बात करते हैं अंतरण का क्षेत्राधिकार। तो यह उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को अपने यहाँ अंतरित कर सकता है कि ये निर्णय मैं देखूंगा, मुझे दीजिए, हमारे यहाँ इसको ट्रांसफ़र कीजिए। और यह किसी उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को दूसरे उच्च न्यायालय में भी अंतरित कर सकता है। इसके पीछे कारण होते हैं कि मान लीजिए सबूतों से छेड़छाड़ हो, या कहीं पे केस चल रहा है, वहाँ पर कोई दबंग व्यक्ति है, उसके खिलाफ का वो केस चल रहा है, तो वो हो सकता है सबूतों को प्रभावित करे। तो वो क्या करेगा कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में उस केस को ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर अपने पास ही ले सकता है कि इधर लाओ, हम सुनवाई करेंगे। तो ये है अंतरण का क्षेत्राधिकार। अब अनुच्छेद 129, जो कि कहता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो देख लीजिए अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सामान्यतः अभिलेख न्यायालय से आशय उस उच्च न्यायालय से है जिसके निर्णय सदा के लिए लेखबद्ध होते हैं। अभिलेख का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि इस स्थिति में अगर ऐसा 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 होता है, तो ये सजा दी जा सकती है, या ऐसा ऐसा नहीं होगा, तो वो निर्णय अभिलेख बन गया। मतलब ऐसे अगर कोई भी निर्णय छोटी अदालतों के पास भी आएंगे, तो वो दिखाएंगे कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐसा ऐसा किया था, इसलिए आपके केस में भी ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि ये सेम ही केस है। तो ये कहलाता है अभिलेख न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, और जिनमें अवमानना के लिए दंड देना भी सम्मिलित है। और सर्वोच्च न्यायालय संविधान एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक है, ये आपको पता ही है। अब आते हैं स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। तो आते हैं उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय में अनुच्छेद फिर से याद रखना है। तो अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है।
एक ही ऐसा भी हो सकता है कि दो स्टेट या दो स्टेट प्लस एक यूनियन टेरिटरी या दो से अधिक भी स्टेट हो सकते हैं, उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय हो। ये कहता है अनुच्छेद 231। तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। जो लेटेस्ट है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, अब आते हैं कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है, ये हमें पता है। और इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, ये ध्यान रखो। उच्च न्यायालय के मामले में भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन में आपको वो देगा राज्यपाल, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, और कंफ्यूज हो गए तो काम खत्म। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी, मात्र 3। अभी घट बढ़ सकती है। देखिए, ये कुछ डेटा पुराने होते हैं, तो ये 3 याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि इनकी संख्या जो मिनिमम थी वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में थी, और जो मैक्सिमम थी वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में थी। और पूछ ले कि संघ राज्य क्षेत्रों में कहाँ पर उच्च न्यायालय स्थापित है, तो केवल और केवल दिल्ली के पास अपना उच्च न्यायालय है। अब देख लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं हैं, तो सबसे पहले इसकी उम्र कितनी होनी, भारत का नागरिक होगा वो तो कंपलसरी है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। भारत का नागरिक हो तभी बनाएंगे। और 62 वर्ष से अधिक ना हो, 62 वर्ष से कम हो, कितनी भी हो चल जाएगी। और कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हूँ, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हूँ। और अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिला रहा है, शपथ दिला रहा है जिस राज्य में वो जाने वाला है उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिला रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है, लेकिन वह अपने पद से किसी भी समय किसको त्याग पत्र देगा, भाई जब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो त्याग पत्र भी तो राष्ट्रपति को ही देगा। केवल शपथ दिला रहा है राज्यपाल, लेकिन नियुक्ति कौन कर रहा है, नियुक्ति यहाँ पर भी राष्ट्रपति कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, तो त्यागपत्र किसको देंगे, वो राष्ट्रपति को देंगे। और यदि त्यागपत्र में तिथि का उल्लेख किया गया है कि इस तिथि से त्यागपत्र लागू होगा, तो न्यायाधीश किसी भी समय अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। मतलब मान लीजिए आज के 2 महीने के बाद हमने गुस्से में दे दिया और 2 महीने के बाद कह दी इस दिन के बाद से मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मेरे पास ये अधिकार है कि हम मतलब अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते कि उस तिथि से पहले अपना त्यागपत्र वापस ले सकते थे। और ये है इम्पोर्टेंट लाइन, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालयों में कर सकता है। ये कहलाता है 222 अनुच्छेद 222। ये किसके, तो राष्ट्रपति करेगा। और किससे परामर्श करके, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का ट्रांसफर कर सकता है। और राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है एवं आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है।
राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद को सौंप सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद दे सकता है जरूरत पड़ने पर। तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं यहाँ पर, और शपथ दिलाया केवल राज्यपाल जिस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही। अब देख लेते हैं उच्च न्यायालय में कंडीशन। सर्वोच्च न्यायालय में तो है कि वो कहीं पे भी वकालत नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद। आप देखते हैं उच्च न्यायालय में क्या कंडीशन है। तो उच्च न्यायालय में कहता है कि जो व्यक्ति जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। ये कहता है अनुच्छेद 220। मान लो कोई यूपी का न्यायाधीश है, वो रिटायर होता है, तो वो न्यायाधीश कहाँ पर करेगा अगर रिटायर होगा तो यूपी में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन यूपी के अलावा अदर स्टेट जो हैं 24 उच्च न्यायालय वहाँ पर प्लस सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। ये कहता है अनुच्छेद 220। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। तो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में पहले करते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। तो उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों, आदेशों और डिग्रियों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। तो ये तो हो गया अपीली क्षेत्राधिकार की। इसके जो अधीन न्यायालय हैं उनसे ऊपर अगर सुनवाई करनी है तो कहाँ आएंगे, तो उनसे ऊपर उच्च न्यायालय में आएंगे। अब बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में। तो उच्च न्यायालय को राजस्व तथा राजस्व संग्रह के संबंध में तथा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ये कहता है अनुच्छेद 226। तो क्वेश्चन ये था कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। सर्वोच्च में अनुच्छेद 32 है और उच्च न्यायालय में 226 के तहत आप जा सकते हैं। तो ये है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब बात करते हैं अंतरण संबंधी अधिकार। तो यदि किसी उच्च न्यायालय को कि ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबंधित है तो वह अपने यहाँ स्थानांतरित कर सकता है। कुल मिलाकर इसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में जहाँ पर भी विधि की व्याख्या या विधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो विधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से ये कह सकता है कि ये मामला यहाँ पर अंतरित कर दो, मैं स्वयं देखूंगा। अब क्वेश्चन आता है लेख जारी करने का अधिकार। तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में लेख जारी करने का अधिकार किस किस को है। ऑप्शन मिल जाएगा 1, 2, 1 एंड 2, जिसमें दिया होगा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए दोनों को है लेख जारी करने का अधिकार, उच्च न्यायालय को भी और सर्वोच्च न्यायालय को भी। तो उसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख जारी कर सकता है। कौन? उच्च न्यायालय। अब बात करें अधीक्षण क्षेत्राधिकार के बारे में। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अधीन स्थित सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति है, जिसके प्रयोग से वह क्या कर सकता है, ऐसे न्यायालयों से विवरण मांग सकता है और ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप निश्चित कर सकता है और ऐसे न्यायालयों के शुल्कों को भी नियत कर सकता है। कुल मिला के जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ये कहलाता है अधीक्षण का अधिकार। प्रशासनिक अधिकार में देख लीजिए तो उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति माने डिमोशन, प्रमोशन तथा त्रुटियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। तो जो अधीनस्थ है उसका सारा अधिकार किसको हो गया? उच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय को हो गया। नियम बनाने का भी अधिकार भी उच्च न्यायालय को हो गया, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें। अब कई जगह पूछ लेगा कि अधीनस्थ न्यायालय कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 333 के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालयों के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं। इन्हें संविधान में क्या कहा जाता है? इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है और इनका गठन राज्य अधिनियम कानून के आधार पर किया जाता है। अलग अलग राज्यों में इनका अलग अलग दर्जा जरूर है, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में इनके संगठनात्मक ढांचे में समानता है, लगभग सेम ही है। ठीक है, अब बात करते हैं जनहित याचिका की। तो जनहित याचिका में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, शोषण, पर्यावरण, बाल श्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषयों पर न्यायालय को किसी भी व्यक्ति, ये पढ़ना, ये पूछता है, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जांच कराकर या वास्तु स्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है। और जनहित याचिकाएं कहाँ पर दायर की जा सकती हैं? तो इस प्रकार के वाद सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जा सकते। कहाँ कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। और कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है अथवा कोई संस्था। ठीक है, अब आते हैं कुटुंब न्यायालय। तो कुटुंब न्यायालय कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन स्थापित हुआ था और इस अधिनियम द्वारा न्यायालय को पारिवारिक विवादों में मैत्रीपूर्ण समझौता को बढ़ावा देने के लिए स्वविवेक प्रयोग करने का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि मामले को लंबा ना खींचे, जो फैमिली के मामले हैं उनमें मैत्रीपूर्ण अगर समझौता हो जाए, जल्दी निपट जाए तो बात ही खत्म हो, वो बनाया इन्होंने कुटुंब न्यायालय। कौन से अधिनियम के तहत? तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि सर्वप्रथम पारिवारिक न्यायालय यानी कि कुटुंब न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई? तो वो जयपुर में हुई। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म। अब देखते हैं क्या है आगे। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा हुआ है और प्रत्येक जिले में एक जिला अदालत होती है। इन जिला अदालतों के अधीन, ये कुटुंब न्यायालय से संबंधित नहीं है, इन जिला अदालतों के अधीन कई निचली अदालतें होती हैं, जैसे अतिरिक्त जिला अदालत, सब कोर्ट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत, रेलवे के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत, कारखाना कानून और श्रम कानूनों के विशेष मजिस्ट्रेट अदालत। ये सब अदालतें हैं। अभी लास्ट में इसमें एक पेज है, उस पर आपको बता देंगे कि कहाँ कौन सी हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पर टेबल में। अब बात करें जिला न्यायाधीश पर, तो जिला न्यायाधीश पर भी क्वेश्चन आता है। अभी तक हम बात कर रहे थे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की। तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से। अब जिला न्यायालय जो है, जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अब इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? अब राष्ट्रपति नहीं है, अब इनकी नियुक्ति कर रहा है राज्यपाल। किसके परामर्श से? तो संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से। और भारत में ये पॉइंट्स हैं अलग अलग। भारत में लोकहित तथा जनहित याचिका को प्रारंभ 1970 में करने का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती, सबको पता होगा, एक और सुन लीजिए, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर को जाता है। तो जनहित याचिका का श्रेय किसको जाएगा? PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर को। अगला पॉइंट है कानूनी सहायता। तो अनुच्छेद 39A है, वो सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 39A। ध्यान रखना, अनुच्छेद 39A।
अगला पॉइंट है राष्ट्रीय न्याय अकादमी। तो न्यायिक अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने इसकी स्थापना की है। और इसका पंजीकरण 17 अगस्त 1993 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुआ है। ये एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ये एकेडमी भोपाल में स्थित है और पंजीकृत कार्यालय इसका दिल्ली में है। अब बात करें नालसा, ये नया पॉइंट है। तो नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और स्कीमें लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा निर्देश जारी करता है। तो अभी तक हमने देखा परिवार न्यायालय यानी कि कुटुंब न्यायालय। अब देखते हैं लोक अदालत। लोक अदालत से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए एक वैधानिक मतलब मीडिएशन करता है। लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जिसका संशोधन 2002 में किया जा चुका है द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं, केवल ये याद रखो अधिनियम कौन सा 1987 और मुकदमेबाजी पूर्व सुलह के लिए होती हैं लोक अदालतें। अब जो इम्पोर्टेंट है याद रखने वाली चीज़ वो ये है कि देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं और देश में पहली लोक अदालत महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और इसमें किन किन कानूनों को किन किन मुकदमों का समझौता है? तो ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता। मतलब कि मान लीजिए किसी का मर्डर किया तो उसमें क्या ही समझौता, अगर बोले तुम मान जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसे फौजदारी देखो दो होते हैं, एक होता है दीवानी और एक होता है फौजदारी। तो फौजदारी में दीवानी में क्या होगा? प्रॉपर्टी और ये सब छोटे मोटे विवाद, और फौजदार राजस्व ये सब होगा दीवानी। और फौजदारी में लड़ाई झगड़ा लाठी डंडे यही सब चलते हैं, तो वो कहते हैं फौजदारी होती ना। क्या आप फौजदारी कर रहे थे? याद रखो फौजदारी का मतलब लड़ाई से है। तो ये कह रहा है कि लोक अदालत ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, मतलब बाकी अगर फौजदारी विवाद हैं जिनमें समझौता हो सकता है तो वो भी, तो दीवानी फौजदारी राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो भी नहीं। पहले ही कह देता है भाई इधर मानोगे? बोले हाँ मान जाऊंगा। तो फिर ये होता है फुल एंड फाइनल कौन सा? लोक अदालत का निर्णय। अब अगले पॉइंट्स हैं लोक अदालत से नहीं है, बस छोटे छोटे पॉइंट हैं अलग अलग इम्पोर्टेंट, वो देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2001 से फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसमें जल्दी जल्दी मामलों की सुनवाई होती है। दूसरा है मोबाइल कोर्ट की स्थापना, तो 20 नवंबर 2008 को। सर्वप्रथम कहाँ, ये इम्पोर्टेंट है, वो है कर्नाटक। और पर्यावरणीय संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT, इसके गठन का प्रस्ताव कब केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2009 में किया था। ग्राम न्यायालय, ये भी इम्पोर्टेंट, तो इसका उद्देश्य समाज के अंतिम आदमी को कम खर्चीला और प्रक्रियागत झंझटों से मुक्त शीघ्र न्याय दिलाना है। और संविधान के अनुच्छेद 38 पैरा 1 में इसकी व्यवस्था की गई। ई कोर्ट, तो न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई कोर्ट की स्थापना की गई और देश का पहला ई कोर्ट गुजरात और अहमदाबाद सिटी सिविल एवं सेशन न्यायालय में स्थापित किया गया। और इसकी शुरुआत 8 फरवरी 2009 को देश के मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन द्वारा किया गया था। किसकी? ई कोर्ट। अब ई कोर्ट की ज़रूरत क्या पड़ गई? जैसे पुरानी फिल्मों में हम देखते थे कि जो गवाह होता था वो आ ही नहीं पाता था, रास्ते में टपका दिया जाता था, या उसके भाई बहन माता जी किसी को उठा के दे दिए, उठा लेते थे, बोलते थे कि अब पहुंचो, या रास्ते में छुड़वा लेते थे। कई तरह नहीं गोलियां वोलियां चलती थी। तो
उससे बचने के लिए ई कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें क्या करेगा, आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायाधीश के समक्ष उपस्थिति दर्ज करा देगा और बयान भी दे पाएगा। इससे क्या होगा, कारागार से न्यायालय तक के ले जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कारागार एवं पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त फोरेंसिक लेबोरेटरी को भी इससे पहले ई कोर्ट परियोजना में न्यायालय से ऑनलाइन संबद्ध किया गया है। अब बात करें एनजीटी, तो एनजीटी का कानून जरूर 2009 में आया। अब इसके आगे की कार्रवाई देखते हैं। एनजीटी तो पर्यावरणीय संबंधी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन व पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एनजीटी अक्टूबर 2010 में अस्तित्व में आया। कानून के तहत 2009 और अस्तित्व में आया 2010, और इसके गठन की अधिसूचना 18 अक्टूबर 2010 को जारी की गई। और इस हेतु आवश्यक विधेयक संसद के दोनों सदनों में मई 2010 में पारित किया गया। ये आपको याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखो कि 2009 में बिल लाया गया और 2010 में एनजीटी अस्तित्व में आई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति को एनजीटी का अध्यक्ष दिसंबर 2012 में नियुक्त किया गया, और इसके मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसके न्यायालय कहाँ है, नई दिल्ली में। एनजीटी का मुख्यालय न्यू दिल्ली। अब बात करें प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो कि होता क्या है, पता तो होना ही चाहिए। तो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम 1985 का पारित होना पीड़ित किससे संबंधित है, बस ये याद रखो। तो पीड़ित सरकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाने से संबंधित है। पीड़ित सरकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाने से संबंधित है। कौन सा, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया प्रशासनिक ट्रिब्यूनल। और अधिनियम कौन सा, 1985। ठीक है, तो अधिनियम 1985 के अंतर्गत स्थापित ट्रिब्यूनल इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। और उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18 मार्च 1997 के निर्णय के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की जा सकेगी। पहले क्या था, बोल दिया यहीं पे फुल एंड फाइनल, इसके आगे नहीं जा सकते, लेकिन अब कहा है कि इसके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। अब बात करें आगे, तो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल केवल अपने अधिकार क्षेत्र और कार्यविधि में आने वाले कर्मचारियों से ही संबंधित रहेगा। इसके बाहर वह सुनवाई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इसकी कार्यावधि कितनी सरल है, ये देख लीजिए कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी कर सकता है, वकील करने की जरूरत नहीं है। और सरकार अपना पक्ष अपने विभागीय अधिकारियों या वकीलों के जरिए रख सकती है। ट्रिब्यूनल का उद्देश्य वादी को सस्ता और जल्दी न्याय उपलब्ध कराना है। अधिनियम में केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल स्थापित करने की भी व्यवस्था है। सीएटी केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल 1 नवंबर 1985 को स्थापित किया गया। आज इसकी 17 नियमित पीठ हैं, जिनमें 15 उच्च न्यायालयों के मुख्य स्थान पर हैं और शेष 2 कहाँ पर हैं, जयपुर और लखनऊ में। शेष कहाँ पर हैं, जयपुर और लखनऊ में, और 15 वहाँ पर हैं जहाँ पर उच्च न्यायालय। ये पीठ उच्च न्यायालय वाले अन्य स्थानों पर सुनवाई करती हैं, मतलब जहाँ पर उच्च न्यायालय नहीं है वहाँ पर। संक्षेप में ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। और ट्रिब्यूनल के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। एक बात याद रखो, ट्रिब्यूनल के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं, ताकि ट्रिब्यूनल को कानूनी और प्रशासनिक दोनों वर्गों की विशेषज्ञ जानकारी का लाभ मिल सके। तो कौन कौन क्षेत्रों से, कि न्यायिक भी होंगे और प्रशासनिक भी होंगे। अब बात करते हैं आगे न्यायिक जवाबदेही विधेयक की। तो न्यायाधीशों के विरुद्ध इसमें क्या होता है, न्यायाधीश किससे संबंधित है ये देख लीजिए। ये है न्यायाधीशों के विरुद्ध मामलों की जांच को अधिक प्रभावी बनाने के लिए
न्यायिक जवाबदेही विधेयक बनाया गया 29 मार्च 2012 को, लोकसभा की मंजूरी मिलती है और न्यायिक जवाबदेही विधेयक में न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटारे की व्यवस्था है। तो इस विधेयक के द्वारा न्यायपालिका में अगर भ्रष्टाचार है उसको दूर करने का उपाय किया गया है। और न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक के कुछ प्रमुख प्रावधान देख लीजिए। तो न्यायाधीशों के लिए अपनी संपत्ति, अपनी देनदारी की घोषणा करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य होगा, मतलब आपको डिटेल देनी ही होगी। और यही बात उसकी पत्नी और बच्चों पर भी लागू होगी। ये नहीं कि अपने प्रॉपर्टी बच्चों और पत्नी के नाम कर दी, बोले हमारे नाम तो कुछ नहीं है, हमने कभी रिश्वत नहीं ली। तो ऐसी स्थिति में पहले आप अपनी संपत्ति और देनदारी बताइए और साथ साथ ये नियम आपके पत्नी और बच्चों पर भी लागू होगा। दूसरा, आम आदमी किसी भी न्यायाधीश के खराब व्यवहार के आधार पर शिकायत कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक ओवरसाइट समिति, स्क्रूटनी पैनल और जांच समिति बनाना प्रस्तावित किया गया है। समिति न्यायाधीशों को परामर्श व चेतावनी भी जारी कर सकती है और न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जा सकता है और समिति उस पर विचार करेगी कि यह प्रस्ताव सही है या गलत है, इस पर विचार करेगी। और राष्ट्रीय न्यायिक ओवरसाइट समिति में कितने सदस्य होंगे? 5। कितने सदस्य? 5। और उनकी नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्या राज्यपाल किसकी नियुक्ति कर रहा है? राज्यपाल केवल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा था, बाकी सारी नियुक्तियां आप देख लीजिए राष्ट्रपति कर रहे हैं। आप देख लेते हैं न्यायाधीशों का सोपान क्रम। न्यायाधीशों का सोपान क्रम तो मतलब किस ऑर्डर में? तो न्यायपालिका में सबसे टॉप पर उच्चतम न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय जो कि प्रत्येक राज्य का मतलब मैक्सिमम जगह पर है, 25 जगह पर है, और जिस नहीं है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बना दिया गया। अब उच्च न्यायालय के अधीनस्थ आ रहे हैं जिलों में जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, और महानगरों में आ रहे हैं महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, सिटी सिविल और सेशन न्यायालय, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। अब जिलों में ही जिला और सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में आता है सिविल, तो वो है अधीनस्थ न्यायाधीश, सिविल अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, और फिर प्रांतीय लघुवाद न्यायालय और दांडिक यानी कि सेशन न्यायालय। और सिविल में भी आते हैं मुंसिफ न्यायालय और न्याय पंचायत। सिविल में आ गए मुंसिफ न्यायालय और न्याय पंचायत, और दांडिक यानी कि सेशन, याद रखना सेशन न्यायालय जिसमें है वो है दांडिक, उसमें आ गए अधीनस्थ मजिस्ट्रेट का न्यायालय और पंचायत अदालतें। और अधीनस्थ मजिस्ट्रेट में भी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो एक बार ये फिर से आप देख लेंगे ऑर्डर। तो चलिए यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है और इसके बाद अगला टॉपिक होगा जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद आदि। इसके बाद आपका सिलेबस होता है कंप्लीट, और उसके बाद 2 वीडियो और आएंगे जिसमें पैट के अलावा जो पॉलिटी है वो भी कवर हो जाएगी। उसके बाद ये पॉलिटी की सीरीज में आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।